हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महताब वेल आइडिया। डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस डिजिटल एंड प्रोफेशनल दौर में हम सभी को हर जगह इंग्लिश वर्ड का सामना करना पड़ता है। हर फील्ड में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि हर इंडस्ट्री में। और आपको अपने मोबाइल और कंप्यूटर चलाने में भी इंग्लिश वर्ड का इस्तेमाल होता है। लेकिन बहुत से लोगों को इंग्लिश ना जानने की वजह से परेशानियाँ होती है, जिसकी वजह से बहुत से वर्ड को समझने में काफ़ी परेशानी होती है। तो दोस्तों, अब आपको इंग्लिश वर्ड बोलने में और समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आज से हमारे चैनल के थ्रू बिल्कुल आसान लैंग्वेज में कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराया जाएगा। अगर आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और लगातार हमारे चैनल पे स्पोकन इंग्लिश का क्लास करेंगे तो बहुत ही जल्द आप फास्ट इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे और इंग्लिश को पढ़कर समझना भी सीख जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। घंटी के बटन को प्रेस करके वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, उसको ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आप फास्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं और इंग्लिश को पढ़कर समझना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ बातों को आपको ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर का जो हेजिटेशन है उसको जो है बाहर निकालना है। हेजिटेशन यानी कि हिचकिचाहट। अगर आपके अंदर हेजिटेशन रहेगा, हिचकिचाहट रहेगी, तो आप किसी भी वर्ड को तो समझ सकते हैं लेकिन उसको बोलने में आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको जो है अपने अंदर से हेजिटेशन को बाहर निकालना होगा, ये पहला। दूसरा ज़रूरी चीज़ है कि आपको नॉलेज, आपके अंदर जो है नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए कि किस वर्ड को हम किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, किस वर्ड को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, उसमें कौन सा हमें स्ट्रक्चर लगाना है, कौन सा टेंस के थ्रू बोलना है। तो इस बात का जो है आपको नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं वर्ब। वर्ब यानी कि काम। वर्ब में आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग को, जैसे कि गो मतलब जाना होता है, ईट मतलब खाना होता है, लर्न मतलब सीखना होता है, इस तरह से जो वर्ड मीनिंग है उसको आपको जो है अपने जहन में रखना है। आपको उसको अच्छी तरीक़ा से याद करना है। आपको हमारे क्लास में रोज़ाना कुछ वर्ड्स मीनिंग दिए जाएंगे जिसको आपको रेगुलरली याद करना है, जो कि आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी आसानी होगी। अगर वर्ड्स पावर आपके पास होगा तो आप इंग्लिश ईजी बोल सकते हैं। चौथा चीज़ है दोस्तों, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कहते हैं माहौल को। आपको इंग्लिश बोलने के लिए माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इंग्लिश बोलने के लिए फास्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास जो है इंग्लिश का माहौल बनाना होगा। आप थोड़ा बहुत जो भी इंग्लिश जानते हैं तो आप उसको इंग्लिश में ही बोलें। जैसे आपका डेली बेसिस पे आपका बहुत सारा इंग्लिश वर्ड यूज़ होता है, तो आपको कोशिश करना है कि जो भी वर्ड का हम इस्तेमाल करें, जितना भी आप इंग्लिश वर्ड सीख चुके हैं, तो उसको आपको जो है इंग्लिश में ही बोलना है और आसपास में माहौल बनाना है। माहौल बनाने का मतलब ये है कि आपको अपने दोस्तों से जब भी बात करें तो आप उनसे इंग्लिश में ही बात करें। अपने घर वालों से जब भी बात करें
तो आपको जो भी इंग्लिश आती है, जितना भी इंग्लिश वर्ड आता है, उसको आप इंग्लिश में ही बोलें, ताकि एक माहौल तैयार हो जाए। क्योंकि अगर माहौल नहीं बनाएंगे और सिर्फ सारे लोग अदर लैंग्वेज यूज़ करेंगे और सिर्फ आप अकेला खुद इंग्लिश बोलेंगे, तो इसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है। तो कोशिश करना है आपको अपना एक इंग्लिश का माहौल तैयार करना है, आपको इंग्लिश वाले माहौल में रहना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, जल्द से जल्द आप सीख सकें। अगर कोई आपके साथ बोलने वाला नहीं भी है, तो आप तो रोज़ाना अपने मिरर पे फेस देखते ही हैं, तो आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाएं और जो है अपने आप से ही क्वेश्चन और आंसर करें इंग्लिश में। इससे क्या होगा, आपको काफ़ी आसानी होगी। अगर कोई बात करने वाला नहीं भी मिला, तो आप रोज़ाना मिरर के सामने खड़े हो जाएं और ख़ुद जो है इंग्लिश में क्वेश्चन और आंसर करें। 5वां चीज़ है दोस्तों, रिवीजन। रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन कहते हैं किसी भी चीज़ को जो है दोहराना। जैसे आपको हमारे क्लास में जो भी पढ़ाया गया, उसको आपको डेली बेसिस पे आपको उसको दोहराना है, आपको रिवीजन करना है, ताकि आपके माइंड में जो भी आप क्लास में पढ़े हैं वो आपके माइंड में बैठा रहे। आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। तो दोस्तों, ये थी 5 चीज़ें जो कि आपको, ये 5 चीज़ों का इंग्लिश सीखने के लिए ये 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप फास्ट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले हमारा ज़रूरत पड़ता है, हम किसी भी फील्ड में हम जाते हैं तो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो उस समय जो है आपके जहन में ये बात आती होगी कि हमें तो इंग्लिश में कुछ आता नहीं है, हम कैसे इंट्रोड्यूस करें। तो मैं आपको स्टार्टिंग क्लास में पहले आपको मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप कहीं पे गए और उन्होंने आपके बारे में पूछ लिया कि अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो उसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में यही बताना है। जैसे आपका नाम है सोनू, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं माय नेम इज़ सोनू फ्रॉम मुंबई, आई एम स्टूडेंट ऑफ BA Part 1 फ्रॉम NPR कॉलेज मुंबई। ये आपका दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है। तो दोस्तों, हमारा आज के क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको स्ट्रक्चर और टेंस के बारे में भी बताया जाएगा, जो कि इंग्लिश सीखने में काफ़ी यूज़फुल है। उसके बिना जो है आपको इंग्लिश बोलना इम्पॉसिबल है। तो आपको जो नेक्स्ट क्लास में टेंस और स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसको आपको केयरफुली आपको जो है पढ़ना है ध्यान से और उसको रिवीजन करना है। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आपको हर क्लास में 10 वर्ड मीनिंग दिए जाएंगे, जिसको आपको याद करना है, जो आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी यूज़फुल होगा। जिसमें पहला है EAT, ईट। ईट मतलब खाना। दूसरा है रीड, READ, रीड। रीड मतलब पढ़ना। तीसरा है कम, COME, कम। कम मतलब आना। चौथा है गो, GO, गो। गो मतलब जाना। पांचवा है राइट, WRITE, राइट। राइट मतलब लिखना। छठा है रन,
RUN, रन। रन मतलब दौड़ना। सातवां है प्ले, PLAY, प्ले। प्ले मतलब खेलना। आठवां है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक मतलब पीना। नौवां है वॉक, WALK, वॉक। वॉक मतलब चलना। 10वां है सी, SEE, सी मतलब देखना। तो ये दोस्तों आज का ये होमवर्क है। 10 वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं जिसको आपको याद करना है ताकि आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो और अपना वर्ड्स पावर को आपको मजबूत करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा जो कि स्टार्टिंग से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग से ही आपको इंग्लिश बोलने में बिल्कुल आसानी होगी। ये कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जिसका जानना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश में बात करने के लिए ये बेसिक चीज़ें का याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट में है आई, का मतलब होता है मैं। सेकंड में है यू, यू का मतलब तुम या आप। थर्ड में है वी, वी का मतलब हम लोग या हम। एंड फोर्थ में है दे का मतलब है वे लोग। नंबर 5 पे है ही का मतलब होता है वाह। याद रखें दोस्तों, ही हमेशा बॉयज़ में यूज़ होगा और सी का मतलब भी होता है वाह, या सी हमेशा गर्ल्स में यूज़ होगा। उसके बाद है इट का मतलब होता है यह। दोस्तों ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना जो है सेंटेंस अधूरा हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे इंग्लिश बोलने के लिए। हेल्पिंग वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस अधूरा रहता है। हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट में है एम का मतलब हूँ। उसके बाद है इज़ का मतलब है। उसके बाद है आर का मतलब हैं। उसके बाद है वाज का मतलब था। एंड उसके बाद है वेयर का मतलब थे। एंड उसके बाद डू का मतलब करना। उसके बाद है डज का मतलब भी करना। एंड उसके बाद है डिड का मतलब किया था। उसके बाद है हैव का मतलब पास है। उसके बाद है हैज़ का मतलब भी पास है। इसके बाद है हैड का मतलब पास था। उसके बाद है विल का मतलब होगा। उसके बाद है शैल का मतलब भी होगा। तो दोस्तों ये है हमारे सब्जेक्ट्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि हमारे इंग्लिश बोलने के लिए ये दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम इजी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और इसको याद कर लें। उसके बाद आज सीखेंगे दोस्तों हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर कहते हैं बनावट को। आज के क्लास में मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप शुरू से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दें। इसमें सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं के पास है। इसका पहचान है के पास है, उसको हम लोग हैव और हैज़ के नाम से जानेंगे। सपोज डेट इसका एग्जांपल है मेरे पास पैसा है। अब इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए कुछ मेथड हैं जो कि मेथड के बिना आप सेंटेंस नहीं बना सकते। तो मैं आपको मेथड
यहाँ पे लिख करके बताता हूँ कि कौन कौन सा मेथड इसमें यूज़ होगा। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद नॉन या थिंग्स, ये यूज़ होंगे। अब हम लोग जान लेते हैं कि मेरे पास पैसा है, इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे। मेरे पास, मेरे का हो गया आई, पास का मतलब हो गया हैव, और पैसा का इंग्लिश होता है मनी। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आई हैव मनी। अब इसका नेगेटिव पॉइंट देख लें कि मेरे पास पैसा नहीं है, उसका लिखेंगे हम लोग आई हैव नॉट मनी। अब उसके बाद एक सेंटेंस है कि क्या मेरे पास पैसा है, तो उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे हैव आई मनी। उसके बाद एक और सेंटेंस इसका बना लेते हैं, क्या मेरे पास पैसा नहीं है, उसका होगा हैव आई नॉट मनी। और दोस्तों बहुत ही सिंपल है, इसी तरह आप कुछ भी बना सकते हैं। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। एक मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों डेली वाइज के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ड मीनिंग्स दिए जाएंगे डेली, कम से कम 10 वर्ड मीनिंग्स आपको दिए जाएंगे, जिसको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये वर्ड्स मीनिंग, इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लें, और इसको डेली बेसिस पे जो भी वर्ड्स मीनिंग आपको दिया जा रहा है, हर क्लास में आपको वर्ड्स मीनिंग दिया जाएगा, उसको आप कॉपी पे नोट कर लें और उसको अच्छी तरीके से याद कर लें, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में बिल्कुल आसानी हो। क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए, किसी भी इंग्लिश में किसी भी चीज़ को बोलने के लिए, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आपके अंदर जो है वर्ड्स पावर होना ज़रूरी है। अगर वर्ड्स पावर नहीं होगा तो आप किसी भी इंग्लिश वर्ड को जो है आप नहीं बोल पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे 10 वर्ड्स मीनिंग दे दिए हैं इंग्लिश में, और उसका मीनिंग भी आपको लिख दिया है हिंदी में। आप उसे याद कर लें और इसको नोट कर लें दोस्तों। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा, दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में, ताकि आपको अभी स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, उसके बाद टेंस के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप शुरू से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा है के पास था। पहचान मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, के पास था। इसको हम लोग जानेंगे हैड के नाम से, यानी कि सेंटेंस में हमारा यूज़ होगा हैड। के पास था, और इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था के पास हैव और हैज़ के बारे में। इसी तरह आपको सीरियल वाइज मैं स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। अब हम लोग जानते हैं के पास था के बारे में, जिसके लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे राजू के पास एक कार था, जो कि हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारा वर्ड, कि मेरे पास पैसा था, मेरे पास कार था, इस तरह से वर्ड यूज़ करते हैं। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। तो चलते हैं इसके मेथड की तरफ। इसमें हमारा मेथड यूज़ होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉन या थिंग्स। अब मेथड के अनुसार हम लोग जो है सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे राजू के पास एक कार था, तो राजू यहाँ हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो लिखेंगे राजू हैड अ कार। देखिए मैं यहाँ नोट कर दिया हूँ, राजू हैड अ कार। इसी तरह आप इसका नेगेटिव पॉइंट भी बना सकते हैं, राजू के पास कार नहीं था, राजू हैड नॉट अ कार। बहुत ही सिंपल है। आपको हमारे क्लास में जो भी बताया जा रहा है उसको आप नोट करते चलें और उसको रिवीजन भी करें, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे उसके पास
एक पेन था। अब इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो उसके हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, तो उसके को हम लोग लिखेंगे ही हैड अ पेन। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको मेथड को ध्यान में रखना है और मेथड को ध्यान में रखते हुए आपको कोई भी सेंटेंस बनाना बिल्कुल इजी होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, ही हैड अ पेन। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। ये तो मैंने आपको बताया, इसको आप नोट डाउन कर लें और इसको डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बोलना आसान होगा। स्ट्रक्चर मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि आपको शुरू से ही बोलने में आसानी हो। इसके बाद अभी बहुत सारे स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन और टेंस बचे हुए हैं जो कि आपको मैं एक एक क्लास में आपको सीरियल वाइज बताता चलूँगा। तो अभी आपके लिए जो ज़रूरी है कि आप शुरू से इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, उसके लिए आप स्ट्रक्चर जान लें ताकि आप इंग्लिश में बोलना शुरू कर दें। देखिए हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है के पास होगा। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे विल हैव का। विल हैव का मतलब हो गया के पास होगा, सेंटेंस में हमको यूज़ करना है। अब इसमें हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, जिसको आप नोट कर लें और इसको प्रैक्टिस करें। जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ तो इसी तरह से आप और भी सेंटेंस बना कर के खुद से उसका ट्रांसलेट करें ताकि आपको बोलने में बिल्कुल आसानी हो और जल्द से जल्द आप इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेरे पास पैसा होगा। इसी तरह आप और भी कुछ लिख सकते हैं, मेरे पास एक कार होगी, मेरे पास बंगला होगा, मेरे पास घर होगा। इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और जो कि आपके पास जो है ऑलरेडी यूज़ होता है। तो चलिए इसके मेथड में आपको बताता हूँ कि किस तरह से सेंटेंस बनेगा और कौन सा मेथड यूज़ होगा। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस नॉन या थिंग्स। देखिए मेथड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप इसको कॉपी पे नोट कर लें और मेथड को ध्यान में रखें सेंटेंस बनाते समय। अब इसको मैं इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ कि कैसे बनेगा। मेरे पास पैसा होगा, तो मेरे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो मेरे या मैं इसका क्या होता है इंग्लिश में आप आई लिखेंगे। जैसे आई विल हैव मनी। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया आई विल हैव मनी, मेरे पास पैसा होगा। अब इसको आप नेगेटिव पॉइंट में भी बना सकते हैं, जैसे मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो उसको भी बना सकते हैं। वेरी सिंपल है उसके लिए भी। उसके लिए आप नोट करेंगे आई विल नॉट हैव मनी। देखिए मैं यहाँ नोट कर दिया हूँ। अब इसके बाद इसका रिलेटेड में आप एक और सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि क्या मेरे पास पैसा होगा, उसका हम लोग लिखेंगे विल आई हैव मनी, क्या मेरे पास पैसा होगा। इसके बाद फोर्थ नंबर पे एक और सेंटेंस इसका बन जाएगा कि क्या मेरे पास पैसा नहीं होगा। ऐसा आमतौर पर बहुत से वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह से कि क्या मेरे पास पैसा होगा, क्या मेरे पास पैसा नहीं होगा, क्या मेरे पास कार होगा, क्या मेरे पास कार नहीं होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए विल आई नॉट हैव मनी, क्या मेरे पास पैसा नहीं होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये मैंने एक आपको बता दिया है, बाकी सेंटेंस आप खुद से बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर क्लास में आपको वर्ड्स मीनिंग दिए जाएंगे, जिसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है आपको सेंटेंस बनाने के लिए। इसी तरह मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग आपको दे दिए हैं और इससे पिछले क्लास में भी मैंने वर्ड्स मीनिंग दिए हैं बहुत सारे, तो उसको भी याद करना है। जैसे जैसे हर क्लास में आपको वर्ड्स मीनिंग दिया जाएगा उसको आपको याद
करना है ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो। देखिए मैंने यहाँ पे 5 वर्ड्स मीनिंग आपको आज यहाँ पे दे दिया है, और इससे पिछले क्लास में भी जो दिया है उसको भी याद करना है और इसको भी याद करना है। ये सब वर्ड्स मीनिंग आप शुरू से ही याद करते चलेंगे तो आगे आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सबसे पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपको इंग्लिश में बात करने के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किसको क्या कहते हैं। सबसे फर्स्ट में है आपका नाउन। नाउन कहते हैं किसी भी नाम को, जैसे राजू, पटना, मून। सेंटेंस में बहुत सारा नाम यूज़ होता है फर्स्ट में, तो उसको हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन का भी यूज़ हर सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे प्रोनाउन में आ जाता है हमारा ही, शी, इट, दे, वी, आई। ये हमारा हो गया प्रोनाउन। आज जो क्लास में बताया जा रहा है इसको नोट करते रहें और इसको रिवीजन भी करेंगे। एंड नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब जैसा कि आपको मालूम है कि कहते हैं काम को, क्रिया को। जिस सेंटेंस में हमें काम को दर्शाया जाता है उसको कहते हैं वर्ब। जैसे गो, कम, ईट, स्लीप, यह है वर्ब हमारा। इस तरह से जितने भी काम का हमें दर्शाया जाता है उसको वर्ब कहते हैं। एंड नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हमारा आ जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, गुड, बिग, राउंड। इस तरह से जितने भी वर्ड होते हैं उसको हम लोग एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब का भी मैं एग्जांपल देके यहाँ आपको समझा देता हूँ। एडवर्ब में हमारा किस तरह का वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे स्लोली, सून। इस तरह के जो भी वर्ड्स है वो एडवर्ब में आते हैं। एंड नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन में इसी तरह मैं आपको एग्जांपल दे के इसमें भी बता देता हूँ कंजक्शन में क्या क्या हमारा आता है। इसमें एंड, और, आइदर, इस तरह से वर्ड जो यूज़ होते हैं इसको हम लोग कंजक्शन के नाम से जानते हैं। एंड नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में हमारा आ जाता है ऑन। जैसा कि आपको ये सब मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमारे आने वाले सेंटेंस में जो मैं आपको मेथड बताऊँगा उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ रहेगा। जैसे मेथड में आपका नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, कौन से मेथड में कौन सा सेंटेंस किस तरह से बनाना, किस मेथड के थ्रू, तो ये मैंने आपको यहाँ इसलिए बताया है। प्रीपोजिशन का हो गया ऑन, इन, ओवर, अंडर। इस तरह से वर्ड जो हैं ये आप कॉपी पे नोट कर लें और इसको रिवीजन ज़रूर से करें। अब लास्ट है इंटरजेक्शन। इसमें ओह, हाउ, इस तरह से वर्ड जो यूज़ होते हैं उसको हम लोग इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि आने वाले मेथड में मैं आपको ये सिर्फ नाम से ही बताऊंगा, जैसे कहाँ पे हमारा नॉन यूज़ होगा, प्रोनाउन यूज़ होगा, तो आपको जहन में रहे कि हमारा नॉन में क्या आता है, प्रोनाउन में क्या आता है, वर्ब में क्या आता है, इस तरह से। अब चलिए दोस्तों हम लोग ये स्टार्ट करते हैं जो हमारे रेगुलर यूज़ के लिए सेंटेंस यूज़ होते हैं उसके बारे में। उसकी पहचान मैंने यहाँ लिख दी है, हूँ, है, होता है, होती है, होते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे मैं अमीर हूँ, इस तरह से सेंटेंस बराबर हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसको बनाना कैसे है उसका भी मेथड आप लोग जान लें। मेथड भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो इसमें हमारा मेथड जो यूज़ होगा उसमें हमारा नाउन या सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट।
देखिए स्क्रीन पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब चलिए दोस्तों सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं मेथड के थ्रू। जैसे मैं अमीर हूँ तो मैं कहोगे आई, उसके बाद हमारा मेथड यूज़ होगा, आई के साथ हमारा एम यूज़ होगा। आई एम रिच, अमीर का होता है इंग्लिश रिच। देखिए दोस्तों बिल्कुल जो है सिंपल है, बिल्कुल इजी, आप इसको सीख सकते हैं और इसको डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे तो आप स्टार्टिंग से ही आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका सेकंड एग्जांपल मैंने दे दिया है। अब उसको बनाएंगे कैसे। मून इज़ राउंड, चांद गोल होता है, उसको हम लोग बनाएंगे मून इज़ राउंड। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह आप इससे मिलता जुलता और भी सेंटेंस यूज़ करते होंगे, उसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे राजू अच्छा लड़का है। अब इसको बनाएंगे मेथड के थ्रू, राजू इज़ गुड बॉय। देखिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो इस तरह के सेंटेंस आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते होंगे कि वह अमीर है, वह गरीब है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते होंगे, लेकिन उसको बनाना कैसे है आप ये मेथड देख लें, इसको नोट कर लें और इसके थ्रू आप कोई भी सेंटेंस को बिल्कुल इजी बना सकते हैं। अब फोर्थ नंबर पे देखिए मैंने यहाँ पे एक और सेंटेंस दिया है, बिच्छू जहरीला होता है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सिर्फ आपको वर्ड्स पावर अपने मजबूत करना है कि हमारा वर्ड्स मीनिंग जो है आपको डेली बेसिस पे जो दिया जा रहा है उसको याद करना है। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया, स्कॉर्पियन इज़ वेनमोस, बिच्छू जहरीला होता है। तो ये बिल्कुल इजी सेंटेंस है दोस्तों और ये हमारा डेली बेसिस पे ये यूज़ होता है। तो इसको आप नोट करके आप रिवीजन कर लें। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर के तरफ से हम लोग चलते हैं कि हमारा इससे पहले वाला में मैंने बताया था होता है, होती है, होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है पहचान, होता था, होती थी, होते थे। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें। आदमी जंगली होते थे। देखिए हम मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल दे दिया है। अब इसका मेथड भी हम लोग जान लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है, इसमें कौन कौन सा मेथड यूज़ होगा। तो चलिए मेथड की तरफ चलते हैं। एक बात याद रहे दोस्तों, आपको डेली रिवीजन याद से करना है, ज़रूर से आपको डेली रिवाइज करना है जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है। इसका मेथड बिल्कुल पिछले वाली की तरह सेम है, सिर्फ उसमें चेंज होगा, वाज और वेयर लगेगा। इज एम आर की जगह वाज और वेयर लगेगा, बाकी सारा कुछ सेम है। नॉन सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों सेम है, बस चेंज यहाँ पे आपको इज एम आर यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे वाज या वेयर हो रहा है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैन वेयर वाइल्ड, आदमी जंगली होते थे। एंड सेकंड एग्जांपल आपको भी दे दे रहा हूँ, अकबर भारत का महान राजा था। अब इसको भी बना लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अकबर वाज द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों सिंगल पर्सन में हमेशा वाज यूज़ होगा एंड एक से ज़्यादा हो तो वेयर हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। तो बिल्कुल सिंपल था दोस्तों। अब आप इसको रिवीजन करेंगे और हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग देता हूँ जिसको आप इससे पहले भी जो दिया गया था उसको भी आप याद कर लेंगे और अभी जो दिया जा रहा है उसको भी आप नोट करके याद कर लेंगे। आपको स्क्रीन में वर्ड्स मीनिंग शो हो रहे हैं, इसको आप नोट कर लें। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाएगा। देखिए आपको वर्ड्स मीनिंग दे दिया गया, आप इसे नोट कर लीजिए और इसको याद कर लें। मॉडल्स, जिसका पहचान है ना है, इसका मेथड में हम लोग यूज़ करेंगे हैज़ टू या हैव टू। अब इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, किस तरह से सेंटेंस इसका बनेगा। तो आइए चलते हैं एग्जांपल की तरफ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मुझे खाना खाना है, यह हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसको हम लोग बनाएंगे, उसका मेथड भी जान लेते हैं। इसमें क्या क्या मेथड यूज़ होगा, तो आइए उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको नोट करके बताता हूँ। इसमें मेथड यूज होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यह भी बिल्कुल सिंपल है। यह मैंने आपको मेथड यहाँ पे लिख दिया है, इस मेथड को आप नोट कर लें। और अब आइए सेंटेंस को बनाते हैं हम इस मेथड के थ्रू। जैसे मुझे खाना खाना है, तो मुझे क्या हो गया आई। अब इसमें हमारा मेथड यूज़ होगा हैव टू, आई के साथ हैव टू यूज़ होगा, तो आई हैव टू ईट फूड। अब इसी तरह इसका नेगेटिव पॉइंट बना लेते हैं। नेगेटिव में आई डोंट हैव टू ईट फूड। इसमें आपका नेगेटिव पॉइंट में डू और डज यूज़ होगा। जैसे आई के साथ डू लगा तो डू नॉट लिख सकते हैं, आई डू नॉट हैव टू ईट फूड, या फिर आई डोंट हैव टू ईट फूड। अब थर्ड नंबर पे है कि क्या मुझे खाना खाना है, डू आई हैव टू ईट फूड। एंड फोर्थ नंबर पे है क्या मुझे खाना नहीं खाना है, डोंट आई हैव टू ईट फूड। तो बिल्कुल सिंपल है, ये आप नोट कर लें। और इसी तरह से जो भी सेंटेंस हैं उसको आप इसी मेथड के थ्रू आप बनाएंगे। अब आगे हम लोग आ जाते हैं कि कौन कौन सा सेंटेंस में किस किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगेगा और हैव लगेगा, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ पे हमारा हैज़ यूज़ होगा और हैव टू कहाँ पे यूज़ होगा। ही शी इट या कोई नेम हो तो उसके साथ हम लोग हैज़ टू यूज़ करेंगे। और इसमें नेगेटिव फॉर्मूला में हमारा डज यूज़ होगा। इसी तरह हैव टू का यूज़ है आई, वी, यू, दे। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे हैव टू। इसी तरह इसमें नेगेटिव पॉइंट में हमारा डू यूज़ होगा, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सब में हमारा डू यूज़ होगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। जिस तरह मैंने आपको इससे पहले अभी मैंने आपको जो सेंटेंस बताया हैव टू के बारे में, अब उसी तरह हम लोग जान लेते हैं कि हैज़ टू, हैज़ हमारा कहाँ पे यूज़ होगा। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको बताया किस किस सब्जेक्ट में हमारा हैज़ लगेगा और हैव लगेगा, उसी तरह उससे रिलेटेड अभी एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, उसे घर जाना है। तो उसे का इंग्लिश हो गया ही। अब हमारा मेथड है हैज़ टू, ही हैज़ टू गो होम, उसे घर जाना है। बिल्कुल इसी तरह इसका नेगेटिव पॉइंट अगर हम लोग बनाते हैं
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें डज़ यूज़ होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ही डजंट हैज़ टू गो होम। अगर अलग अलग करके लिखते हैं तो ही डज़ नॉट हैज़ टू गो होम, ये है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपको डजंट बताया, आप डजंट यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह है थर्ड नंबर पे, क्या उसे घर जाना है, तो उसका हम लोग लिखेंगे डज़ ही हैज़ टू गो होम। अब इसी का फोर्थ नंबर पे हम लोग आ जाए, क्या उसे घर नहीं जाना है, तो इसका हम लोग बनाएंगे डजंट ही हैज़ टू गो होम। वेरी सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और रेगुलर रिवीजन करने की ज़रूरत है, ताकि आपका बिल्कुल इजी स्टेप बाय स्टेप आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, ताकि ये आपको मॉडल्स जो मैंने आज बताया आपको, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जांपल हमारा है, हम लोग को पैसा कमाना है। अब इसको हम लोग लिखेंगे वी हैव टू अर्न मनी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, सोनू को कोलकाता से आना है। अब इसको हम लोग इसी तरह बना लेंगे, सोनू हैज़ टू कम फ्रॉम कोलकाता। यहाँ पे नेम है सोनू हमारा, इसलिए इसमें हमारा यहाँ हैज़ यूज़ हुआ है। और जैसे कि मैंने बताया था आई वी यू दे में हमारा हैव यूज़ होगा, उसी तरह बिल्कुल। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको नोट करते चलें और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ। तो जैसा कि मैंने आपको हर क्लास में मैं आपको वर्ड्स मीनिंग देता हूँ, जिसको आपको याद करना ज़रूरी है इंग्लिश बोलने में, जो आपको काफ़ी मदद करेगी। तो आज भी मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स मीनिंग मैं आपको नोट्स कर दे रहा हूँ, आप उसे अपने कॉपी पे नोट कर लें और उसको याद कर लें। स्ट्रक्चर का मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे, ना पढ़ा जिसका पहचान है। इससे पिछले क्लास में हम लोग जाने थे हैव टू और हैज़ टू के बारे में, तो आज हम लोग जानेंगे हैड टू के बारे में। ना पढ़ा जिसको हम लोग हैड टू के नाम से जानते हैं। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे मुझे घर जाना पड़ा। देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का हम लोग मेथड भी जान लेते हैं। तो आइए चलते हैं मेथड की तरफ। इसमें भी मेथड बिल्कुल पिछले वाले मॉडल्स की तरह सेम है, बस कुछ चेंजेस है। इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इससे पिछले वाला में भी सेम था, बस हैड टू के जगह हैज़ टू और हैव टू लगा था। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा। तो आइए हम लोग मेथड के थ्रू सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मुझे घर जाना पड़ा, मुझे का हो गया आई, हमारा ना पड़ा का स्ट्रक्चर यूज़ होगा हैड टू गो होम। आई हैड टू गो होम, बिल्कुल सिंपल है। अब इसी तरह नेगेटिव पॉइंट में देख लेते हैं। नेगेटिव में एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा इससे पिछले वाले में नेगेटिव में डू और डज़ यूज़ हो रहा था, इसमें हम लोग डिड यूज़ करेंगे। और जहाँ पे डिड यूज़ होगा तो हैड जो है वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मुझे घर नहीं जाना पड़ा, तो आई डिड नॉट हैव टू गो होम। डिड लग गया इसलिए यहाँ हैड के जगह हैव हो गया, तो यहाँ पे बन गया। अब इसका थर्ड सेंटेंस होगा, क्या मुझे घर जाना पड़ा, तो इसका होगा डिड आई हैव टू गो होम। इसी तरह इसको हम लोग ले लेते हैं, क्या मुझे घर नहीं जाना पड़ा, डिड नॉट आई हैव टू गो होम। डिड नॉट को आप शॉर्ट में डिडंट भी बोल सकते हैं, जैसे मुझे घर जाना नहीं पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो होम। जैसे क्या मुझे घर नहीं जाना पड़ा, डिडंट आई हैव टू गो होम। बिल्कुल सिंपल है।
इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ले चलता हूँ, एक और एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। याद रहे कि जो आपको हर क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आप रिवाइज ज़रूर करें। आप इसे कॉपी पे नोट कर लें और उसके बाद खुद से सेंटेंस बनाएं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। मेथड मैंने आपको बता दिया, उस मेथड को देखकर आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैंने ले लिया, उसे मुंबई से आना पड़ा। इसका होगा ही हैड टू कम फ्रॉम मुंबई। ही हैड टू कम में उसे आना पड़ा, कहाँ से आ रहे हैं तो मुंबई से, तो फ्रॉम मुंबई। अब इसी का नेगेटिव पॉइंट है, उसे मुंबई से नहीं आना पड़ा। ही डिडंट हैव टू कम फ्रॉम मुंबई। अब इसी का थर्ड में है, क्या उसे मुंबई से आना पड़ा, तो इसका भी हम लोग ले लेते हैं, डिड ही हैव टू कम फ्रॉम मुंबई। अब इसका एक और सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं, क्या उसे मुंबई से नहीं आना पड़ा, तो उसका भी सिंपल है, जैसा कि पिछले वाले एग्जांपल में आपको बताया। आप डिड नॉट लिख सकते हैं या डिडंट एक साथ लिख सकते हैं। तो डिड नॉट ही हैव टू कम फ्रॉम मुंबई। देखिए बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से आप सेंटेंस बनाएं और उसको मेथड के थ्रू आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं खुद से। लेकिन आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आपको रिवाइज करना है, और जो वर्ड्स मीनिंग आपको दिए जा रहे हैं हर क्लास में उसको आपको नोट कर लेना है और उसको याद कर लेना है। जिस तरह मैंने बताया था हर क्लास में वर्ड्स मीनिंग दिए जाएंगे आपको, इसी तरह मैंने यहाँ भी आपको 5 वर्ड्स मीनिंग दे दिया है जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। इसको आप नोट कर लें और ये वर्ड्स मीनिंग को आप रेगुलर याद करते रहें। बिल्कुल सिंपल था आज का क्लास। अब आप इस मेथड से रिलेटेड आप सेंटेंस खुद से बनाएं और उसको ट्रांसलेट करें। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक्स।